नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं एक्शन पर रिएक्शन। दरअसल ये एक्शन जो हुआ था, जिसे हम बुलडोजर एक्शन कहते थे, कई राज्य सरकारों ने बुलडोजर प्रथा चलाई और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने का काम शुरू किया। ये एक संदेश भी था कि कोई व्यक्ति इस तरह के अपराधों में संलग्न ना रहे, नहीं तो उसका खामियाजा उसके परिवार को ही भुगतने पड़ सकता है। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि ये, उन्होंने अपना रिएक्शन देते हुए जो बात कही है कि कोई एक व्यक्ति यदि आरोपी है, यदि दोष सिद्ध भी हो गया, तो उसके घर पर बुलडोजर चलाना कितना सही है। एक बेटे ने अपराध किया है तो उसके पिता का बनाया हुआ घर नष्ट करना कितना सही है, इस पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल और भी हैं कि ये बुलडोजर पद्धति, बुलडोजर की प्रणाली बहुत पहले तक नहीं थी हमारे यहाँ, अभी पिछले कुछ वर्षों में देखी गई है कि कोई आरोपी है। हाँ, हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वो अवैध निर्माण के संरक्षक नहीं हैं। जहां अवैध निर्माण हुआ है, उस अवैध निर्माण को राज्य सरकारें गिरा रही हैं, तो उसका संरक्षण सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है। लेकिन यदि ये निर्माण अवैध नहीं है और कोई व्यक्ति आरोपी है और आरोप लगने पर या आरोप सिद्ध होने पर, दोषी करार दिए जाने पर भी यदि इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, तो उसकी सार्थकता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल और भी हैं कि जिस तरह से आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि ये केवल एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, एक वर्ग विशेष पर कार्रवाई की जा रही है। पहले भी सुनवाई हुई थी, फिर दोबारा सुनवाई हुई है। हालांकि 17 सितंबर को फिर सुनवाई होनी है इस पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि बुलडोजर चलाना, बुलडोजर एक्शन जो है वो कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है, ये कितना सार्थक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और विधि विशेषज्ञ हैं विभांशु जोशी जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं देश न्यूज में। राजनीतिक विश्लेषक भी हैं आप, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक आदित्य नारायण उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आपका स्वागत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक और विधि के जानकार जोगेश कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। जोगेश कुमार सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक नीरज तिवारी जी हमारे साथ हैं। नीरज तिवारी जी, आपका स्वागत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक सैफ मलिक जी हमारे साथ हैं। सैफ मलिक जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार विधि और राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ विधि विशेषज्ञ रेखा जन जी हमारे साथ हैं। रेखा जन जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, विभांशु जोशी जी आपके पास आना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि बुलडोजर चलाना, आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाना कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है। क्या ये उस मामले की, उस याचिका की सुनवाई, जो याचिका दायर की गई थी और उस याचिका में जो बात कहा गया था कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान एक पक्ष विशेष, संप्रदाय विशेष को पर यह कार्रवाई की जा रही है, उस मामले की सुनवाई करते हुए ये जो कहा गया कि कानूनों पर बुलडोजर चलाना है, राज्य सरकारों के लिए चेतावनी है क्या ये? देखिए, जहाँ तक बुलडोजर न्याय की जो बात आती है, वो किसी जाति धर्म से जोड़कर बिल्कुल उसे नहीं देखना चाहिए जी। बुलडोजर न्याय का मतलब होता है कि एक अपराधी व्यक्ति द्वारा या आरोपी व्यक्ति द्वारा अवैध भवन या भूमि का इस्तेमाल किसी आपराधिक कार्य के लिए किया जाता है, तो ऐसे भवन को जो अवैध ढंग से बनाया गया है, वो किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति का होगा, तोड़ दिया जाना चाहिए म्युनिसिपल नियमों के अनुसार। कोई भी अवैध भवन, इसकी अनुमति नहीं देता सरकार उसे अवैध भवन को कि वहाँ से कोई भी आपराधिक गतिविधि चलाई जाए। तो बुलडोजर न्याय है जो है वो मूल रूप से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का न्याय है। तुषार मेहता जी ने जब 2 सितंबर को जब इसमें एक अलग प्रकरण में जब ये मामला आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस समय तुषार मेहता जी ने साफ तौर पर ये कहा था कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उन अवैध बिल्डिंगों को तोड़ता है जो उनके कानून के अनुसार नहीं बनाई गई हैं। वहां पर भी तुषार मेहता जी ने साफ तौर पर कह दिया था कि हम वैध निर्माण कहीं भी नहीं तोड़ रहे हैं, हम अवैध निर्माणों को तोड़ रहे हैं। देखिए, ये जो भी घटना है जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय लेकर रोक लगाई है, यहाँ पर भी भवन तोड़ने की चेतावनी दी गई है। भवन तोड़ा नहीं गया है, वहाँ के पंचायत नियमों के हिसाब से अनुसार उसको चेतावनी दी गई है और वो उस व्यक्ति को इस बात का अधिकार था कि उस बात को जवाब दे। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी ये नहीं कहा है कि उसकी ये अपील
को स्वीकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है कि वो ये जो कह रहा है कि मेरा भवन वैध है, हाँ। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में भी स्वीकार नहीं किया। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि यदि धमकी दी गई है, खेड़ा नगर निगम के द्वारा धमकी दी गई है कि तुम्हारा भवन गिरा दिया जाएगा, तो उस धमकी की याचिका पर सुनवाई की है। उन्होंने कहा है कि चूंकि भारत में ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ कानून सर्वप्रथम है। बिल्कुल, देखिए उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। देखिए वो जो नोटिस दिया गया है, नोटिस को शब्द को धमकी शब्द नहीं जी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगरीय पंचायत अपने पंचायत या नगरीय नियमों के अनुसार कोई भी अवैध निर्माण यदि कहीं देखता है तो उसके हिसाब से नोटिस देता है। सामने वाले पक्ष को अपना उसके नक्शे और बही खातों के साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगरीय पंचायतों को अपना पक्ष रखना पड़ता है। तो यहाँ पर धमकी जैसा कोई सवाल नहीं है। यहाँ पर उन्होंने एक प्रकार का नोटिस दिया कि यदि आपका अवैध निर्माण है तो उसे हम तोड़ देंगे। हाँ। दो बातों को एक साथ जोड़कर हम बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। पहला है जो उस व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया है उसका फैसला तो न्यायालय करके न्यायालय ही सजा देगा। ये जो भवन तोड़ने वाला मामला है, ये अवैध निर्माण को तोड़ने वाला मामला है। हाँ। ये पूरी तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकार क्षेत्र का मामला है। और यहाँ तक नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो अब जो 17 तारीख को आने वाली 17 तारीख को जो फैसला देने वाला है, उसके बाद तो मैं आपको बता दूं, अभी तक तो 3-4 राज्य ही बुलडोजर न्याय कर रहे थे। आने वाले समय में जब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश इस पर आ जाएंगे तो जो अन्य राज्य जो अवैध निर्माणों को नहीं गिरा रहे हैं, उनके ऊपर भी एक बड़ा दबाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होगा कि अवैध निर्माणों को बुलडोजर के द्वारा धाराशाही कर। चलिए ठीक है, ये आपने जिस तरह के कहा जा रहा है कि अन्य राज्य भी इसका अनुपालन करेंगे और जब 17 सितंबर को फैसला आएगा न्यायालय का तो उस पर सभी राज्यों के लिए भी सूचना हो सकती है कि वो अवैध निर्माणों को धाराशाही करें। ठीक है, होना चाहिए, अवैध निर्माण हुआ है, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाना चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात आ रही है यहाँ पर, और वो बड़ी बात ये कि अवैध निर्माण को धाराशाही तब किया जाता है जब उस अवैध निर्माण में रहने वाले परिवार के किसी एक व्यक्ति का नाम किसी एक अपराध में शामिल हो जाता है। यहाँ नीरज तिवारी जी, मैं जानना चाहूँगा कि एक व्यक्ति, एक परिवार वहाँ रहता है और वो निर्माण अवैध है, क्या ये संज्ञान तब नहीं लिया गया जब निर्माण हो रहा था? जिला प्रशासन है, निकाय प्रशासन है, नगरीय प्रशासन है, तो उन्होंने इस बात का संज्ञान उस वक्त नहीं लिया जब निर्माण किया जा रहा था। और निर्माण एक लंबे समय तक रहा, कहीं 5 साल, कहीं 10 साल, कहीं 20 साल। और जब इतना अरसा बीत जाने के बाद उस परिवार के किसी एक व्यक्ति का नाम किसी एक अपराध में बतौर आरोपी आ जाता है, तब वो निर्माण जो है एक रात में अवैध दिखने लगता है। इतने वर्षों तक अवैध नहीं दिखता। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। जी सूरज जी, ये जो पूरा प्रकरण है इसको हम कानूनी रूप से न देखें तो ही बेहतर है, क्योंकि ये पूरा राजनीतिक रूप है। हाँ। जब कॉलोनी बस रही थी तब किसी प्रशासन की वहां निगाह नहीं गई, किसी नेता की निगाह नहीं गई। जब वहां लोग बस गए तब नेता की निगाहों में वो वोट बैंक हो गया और फिर प्रशासन की निगाहों में ये हो गया कि ठीक है, रह रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ही समय गुजरा, कोई अपराधी वहां से निकल के आ गया तो फिर कहेंगे अब इनका घर ही तोड़ देंगे। और ऐसे बहुत से घर हुए हैं जहां पे लीगल भी है, तभी ऐसे हल्ला मचा पूरे देश में। मैं आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, कोई कानूनी बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसी हल्ला मचा कि यदि इनके घर का कोई एक व्यक्ति अपराधी निकल गया तो इनके घर के जितने भी लोग हैं उनको नोटिस भी नहीं देंगे, बताएंगे भी नहीं, बुलडोजर आके खड़ा हो जाएगा और घर तोड़ देंगे। ये स्थिति हुई। मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, यदि इसमें आप ऐसा बढ़ाना चाहते हो कि बुलडोजर प्रथा चलती रहे तो देश में थोड़ा डर तो होना चाहिए लोगों के मन में। कोई भी गलत कृत्य करते हैं, जो कि बहुत सारे केसेस हम लोगों के सामने आते हैं, उनको पता होना चाहिए यदि घर मेरा टूट जाएगा यदि मैंने कुछ गलत किया। हाँ, यदि कर सकते हैं तो यदि उनके नाम पे कोई संपत्ति है तो उसको पूर्णतः नष्ट कर दे सरकार। ऐसा कुछ नियम बनाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। सही कहा आपने कि जो आरोपी है, आरोपी व्यक्ति के नाम से यदि कोई संपत्ति है और संपत्ति को नष्ट कर दिया जाए तो एक अलग बात हो सकती है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है, लेकिन उसके पैतृक संपत्ति यदि और उस पर जो कार्रवाई की जाए, तो आपने एक शब्द कहा कि डर पैदा करने के लिए। ठीक है, हमारे यहाँ कानून है, कानून में का भय है कि यदि हम ये अपराध करेंगे तो इतनी सजा हमें हो सकती है, दंड का प्रावधान हमारे यहाँ है। हालांकि जी रेखा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, बोलना चाहूँगी नीरज जी से
इसमें जैसे कि आपने बताया कि जो क्रिमिनल पर्सन है, हाँ। उसके नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको ध्वस्त कर देना चाहिए, पर ये फैक्ट है जो क्रिमिनल पर्सन होता है वो अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी रखता ही नहीं है, वो अपने फैमिली के नाम से बनाता है प्रॉपर्टी। क्योंकि उसको मालूम है उसके नाम से हुआ तो उसको तो आज नहीं तो कल उसको जेल जाना ही है, उसको सजा होगी, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो इस ऐसी कंडीशन में वो अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बनाता, उसके फैमिली के मेंबर के नाम से ही प्रॉपर्टी बनती है। तो फिर ऐसे लोगों को कैसे दंड दिया जाए? ठीक है, जिसने जो अपराध किया उस अपराध की जो धारा है उस धारा के तहत तो ठीक है दंड दिया ही जा रहा है, लेकिन ये जो बात जैसे नीरज जी ने एक बात और कही रेखा जी की यहाँ डर पैदा करने वाली बात, तो बात देखो वो कोई भी बच्चा जब क्रिमिनल कहाँ से स्टार्टिंग होता है, बचपन से बच्चे की मानसिकता पता चल जाती है उसके पेरेंट्स को कि इसकी गतिविधियां क्या है, इसकी मानसिकता क्या है। तो फर्स्ट जो पहले गलती करता है जब भी पेरेंट्स उसको संभाले उसको कंट्रोल करे तो वो धीरे 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 2-3 साल में मतलब कंट्रोल हो जाएगा। अगर वही चीज अगर घर वाले उसको प्रोत्साहित करते या ध्यान नहीं देते, नजरअंदाज करते तो इसकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती क्राइम करने के। पहले वो एक बार हथियार रखता है, फिर ऐसे करके दूसरी बार रखेगा, तीसरी बार रखेगा, ऐसे करके कुछ केसेस ऐसे हैं जिसने जो बंदे के ऊपर अभी सिर्फ उसकी 22 साल की उम्र है और वो 10 साल की उम्र से आर्म एक्ट का उसके ऊपर केस चल रहा है। आज की तारीख में उसके 25 केस है उसके ऊपर की जो आर्म एक्ट है। ये चीज़ कहाँ, और उसमें उसकी फैमिली इन्वॉल्व है, उसको सपोर्ट मिला क्योंकि वो अर्निंग करके लेकर कैसे भी जुगाड़ करके लेकर आता था, उसमें उनकी फैमिली का पूरा सपोर्ट है जो कि केस आज चल रहे हैं। तो इसी तरह से छोटा एक जो बच्चा रहता है उसकी मानसिकता बढ़ते बढ़ते एक बड़ा रूप ले लेता है, विकराट, जो कि एक बड़ा टेररिस्ट बन जाता है। ठीक है, वो जो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए भी बड़ा हानिकारक और नुकसानदायक होता है। ठीक है, आपने कहा कि ये चीजें ऐसी हैं कि अपराध की प्रवृत्ति शने शने बढ़ती है और परिवार यदि अंकुश लगाए तो वो अपराधी नहीं बन सकता है। एक बार 2 बार उस पर लगातार अंकुश लगाने की आवश्यकता है और यदि उसकी शैशव अवस्था से बाल्यकाल से यदि वो इस प्रकार की मनोवृत्ति में है तो परिवार की पहली जिम्मेदारी है कि वो उस मनोवृत्ति पर अंकुश लगाए। आपने सही बात कही, लेकिन यहाँ एक बात और आती है, जैसे कि चर्चा में बात आई है, योगेश कुमार सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ कि क्या ये जो बुलडोजर न्याय है ये वास्तविक न्याय है या फिर ये डर पैदा करने के लिए है? डर, मैं 2 तरह की बात कर रहा हूँ। डर उस व्यक्ति के अंदर जो वास्तव में आपराधिक प्रवृत्ति का है कि यदि वो अपराध करेगा तो उसका खामियाजा उसके परिवार को भी भुगतना पड़ सकता है। पहली बात ये कि क्या ये डर है। दूसरी बात कि क्या इस बात का डर है कि वो राज्य सरकार हैं, जिला प्रशासन हैं, मैं राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधे सरकारों की बात कर रहा हूँ कि यदि वो जिस राज्य में वो है तो वहाँ राज्य सरकार इस तरह की कार्रवाई कर देगी। क्योंकि मैंने देखा है अभी हाल ही में जब गणपति जी के जुलूस निकले, उस पर पथराव की घटनाएं हुई हैं, तो कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करके प्रशासन से बुलडोजर चलाने की मांग भी की है। सिर्फ बुलडोजर राज्य सरकार चलाती है कि कोई अपराधी है, कोई आरोपी है, उसके घर पर चले, लेकिन अब तो इसकी मांग की जाने लगी है कि इस आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। तो ये प्रवृत्ति वास्तव में डर पैदा करने की है क्या? देखिए, पहला तो मुझे इस बात पर, इस शब्द पे आपत्ति है कि बुलडोजर न्याय जी नाम की कोई चीज है, और अगर है भी, अगर कोई ऐसा मानता है तो उसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये न्याय शास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है और कम से कम भारत में जो न्यायिक प्रणाली है उसमें ये कहीं से फिट नहीं बैठता जी। अब पॉलिटिकल पार्टीज या सरकार जो हैं वो क्या भाषा का प्रयोग करते हैं अपने राज्य को, अपने राज्य की जनता को कंट्रोल करने के लिए, तो ये उनकी स्ट्रेटेजी है, उस विषय पे नहीं। बट न्याय शास्त्र के अकॉर्डिंग देखें, अपराध शास्त्र को लीजिए, उसमें पेनोलॉजी है जिसको दंड शास्त्र बोलते हैं, उससे डर हो रहा है कि नहीं, और उससे अगर व्यक्ति नहीं डर रहा है तो ये खामी प्रशासन की है, जो भी प्रशासनिक लोग हैं उनकी खामी है, और उसका खामियाजा अपराधी के परिवार अगर भुगतता है तो ये अनजस्टिस है। ये एक मानवता के नाते एक आम आदमी भी समझ सकता है, और विधि में अगर जाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन देखें, आर्टिकल 15 स्पष्ट रूप से है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, और ऐसी भेदभाव वाली बात भी नहीं। मैं एक बात जानना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा आपको बीच में रोक रहा हूँ। यहाँ एक बात आती है कि भारतीय न्याय पद्धति की न्याय प्रणाली की जब बात होती है तो कहा जाता है कि उसमें उल्लेख है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं पर एक निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। यहाँ एक व्यक्ति ने अपराध किया है या आरोपी है लेकिन उसके पूरे परिवार को दंड मिल रहा है, तो फिर वो सिद्धांत कहाँ गया? वही चीज मैं कह रहा हूँ कि जो 100 एक्यूज्ड में भी सेट बट इनोसेंट पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड जी। कहने का मतलब ये है कि वो सिद्धांत आज भी लागू है और आगे भी रहेगा, क्योंकि जंगल राज नहीं है। हाँ। न्याय का
न्याय का सभी सम्मान करते हैं और करना ही पड़ेगा। लेकिन आर्टिकल 15 का जहां तक मैंने बात किया है, उसके पहले आर्टिकल 14 भी है और आर्टिकल 16 भी है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें ये चीज कहा गया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार, कोई भी सरकार, उसमें अपने मुताबिक जो उसको उचित जहां तक रीजनेबिलिटी होती है उसमें वो थोड़ा हेर फेर या ऊपर नीचे कर सकता है। जहां तक ये तोहमत लगाया जा रहा है कि किसी एक जाति या मजहब या किसी एक वर्ग के ऊपर ऐसा कोई बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो ये गलत है बिल्कुल। ये देश बहुत बड़ा है, जिन्होंने ना देश को देखा है ना समझा है, वो इस तरह की बातें कर सकते हैं। और दूसरी बात, यदि कहीं अभी जो सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में बोला जाए तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है उसमें कहीं ऐसा नहीं कहा है कि बुलडोजर में एक भी सिंगल एविडेंस बता दे यूपी गवर्नमेंट के लिए या किसी गवर्नमेंट के लिए जिसकी नाजायज चलाया गया, तो उसके ऊपर भी मुकदमा चलाया जाएगा, उसकी भी रिमेडी मिलेगी। लेकिन ये केवल अब जहां तक प्रश्न ये आता है कि क्या अपराधी के घर को तोड़ना चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न ही अपने आप में थोड़ा रॉन्ग है। क्योंकि वो तो अगर रॉन्ग बना है कहीं पे, चलिए मैं एकदम से हटके एक दूसरी बात करता हूँ। क्या देश में चरनोई भूमि नाम की चीज थी? ये वो लोग जानते होंगे। आज चरनोई भूमि कहाँ है? वक्फ की जमीन की बात चल रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ जो निहायत गरीब हैं, जो मुस्लिम वर्ग के, उसकी तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं। न सरकार कर पा रही है, न पब्लिक कर पा रही, न नेतागण कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर उसमें सुधार करना चाहते स्वागत है और बिल्कुल पॉजिटिव और खुले दिल दिमाग से सुधार होना ही चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन चरनोई भूमि जैसे बुलडोजर चलाने की जहां तक बात है, वही आर्टिकल 15 पे आना पड़ेगा कि अगर बुलडोजर चल रहा है, पूरी कॉलोनी अवैध है, उसमें एक कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई भी नाम ले लीजिए, ABCD, वो उसने बदमाशी ऐसी करी है और हम उसी के घर तोड़ने जा रहे हैं, तो समाज में एक भय बनता है। और वो भय सही है कि गलत, ये तो सरकार और समाज ही वो करे। बट ये है कि केवल ये उसके परिवार का क्या होगा, जो उसके घर में और लोग रह रहे हैं। यदि उसके नाम पे पट्टा आवंटित है या कुछ है तो उसको रद्द किया जाए, रजिस्ट्री है या उसने प्रॉपर्टी बनाई है उसको ट्रेस किया जाए, वो सारी बातें अपनी जगह सही है। आपने एक बात कही कि ये कहना कि आरोपी का घर ही ध्वस्त कर दिया जाए, वहाँ बुलडोजर चलवा दिया जाए, और बुलडोजर न्याय जैसा शब्द न्याय शास्त्र में नहीं है। आप ये बात आपने कही, ठीक है। लेकिन यहाँ जैसे चर्चा की शुरुआत हुई थी, और चर्चा की शुरुआत में विभांशु जोशी जी ने कहा था कि अवैध निर्माण गिराने की बात है, कि वो वैध निर्माण को गिराने की बात नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो अवैध निर्माण के संरक्षक नहीं है या उसके पक्षधर नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात जरूर जानना चाहूंगा, और यही बात लेकर के सैफ मलिक जी आपके पास आना चाहूंगा कि जमीयत उलेमा हिंद ने एक याचिका लगाई। उस याचिका में उन्होंने कहा कि बुलडोजर न्याय या बुलडोजर की जो बात है कि बुलडोजर चलाने की बात है, बुलडोजर का एक्शन की जो बात है, क्योंकि एक राज्य के मुख्यमंत्री को तो बुलडोजर बाबा के नाम से पुकारा जाने लगा है कि उन्होंने बुलडोजर चलवाए हैं। मध्य प्रदेश में कई घटनाएं हुई हैं जिनका जिक्र करेंगे तो समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा। अनेक घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं बुलडोजर न्याय के नाम पर। तो ये जो जमीयत उलेमा हिंद ने एक याचिका लगाई, उस याचिका में उन्होंने कहा कि मजहब विशेष, वर्ग विशेष को प्रताड़ित करने के लिए इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं, बुलडोजर चलवाया जा रहा है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, या फिर जैसा कि अभी जोगेश कुमार सिंह जी ने जो बात कही कि ये वर्ग विशेष के लिए नहीं है, ये भय पैदा करने के लिए है? और वो जैसा कि उन्होंने कहा कि पहले हमारे यहाँ इंडियन पीनल कोड था ही, कि भारतीय दंड संहिता थी, कि दंड के नाम से लोग डरें। हालांकि अब भारतीय न्याय संहिता है, लेकिन न्याय दिलाने की बात कही जाती है। लेकिन क्या वास्तव में इससे डर पैदा होगा, या फिर ये आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये वर्ग विशेष के लिए है बुलडोजर न्याय? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो एक्शन शुरू हुआ है एक्चुअल में एक वर्ग विशेष को ही टारगेट करके और उनको धमकाने डराने की नीयत से ही किया गया है। इस तरह की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे तो आपके सामने असलियत आ जाएगी कि किनके घरों को किस तरह से पूरी तरह से ध्वस्त करके देश नाबूद किया गया और कुछ घरों का खाली छज्जे गिरा के हट गए। हमारे एक साथी ने कहा था कि एक भी उदाहरण अगर सुप्रीम कोर्ट में दिया जाए, मैं अभी कुछ उदाहरण यहाँ देता हूँ। खरगोन दंगा हुआ था, उसमें कुछ घर टूटे थे, उसमें 2-3 घर प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए गए घर थे। अगर वो प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए गए घर थे तो वो अवैध कैसे हो गए?
नंबर 1। दूसरा, उज्जैन में एक घटना हुई थी, उसमें एक घर गिराया गया, बाद में पता चला वो किसी हिंदू भाई का था, और वो जो लड़का था जो वो लोग उसमें किराए से रहते थे। तो बात वही आ रही है कि आप उसकी ना तो जांच करते हैं ना पड़ताल करते हैं, बस तत्काल में एक्शन डराने के लिए कि साहब आपने इस घटना में शामिल। और घटना भी कितनी बड़ी होती है, कहीं कोई थूकने की घटना हो गई, कहीं कहीं पथराव की हो गई, कोई बहुत बड़ा अपराध भी नहीं है, तो उससे समाज को कोई बहुत खतरे हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वो है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो म्युनिसिपल का बात आ रही है न्याय वाली, तो उसमें सबसे बड़े दोषी तो खुद न्याय म्युनिसिपल के लोग शामिल होते हैं। जब कहीं पर कोई निर्माण हो रहा होता है, चाहे कॉलोनी हो चाहे मकान हो, तो हर जगह भवन अनुज्ञा के अधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि उसको पर नज़र रखें और ऐसा कोई काम हो रहा है तो उसको तत्काल रोकें। लेकिन वो लोग, आप जानते हैं भारत देश के क्या हालचाल है, तो वो तो अपना ले दे कर बैठ जाते हैं और वो काम हो जाने देते हैं। और बाद में, और मेरा यहाँ ये कहना है कि 90% घर जो हैं वो अवैध की श्रेणी में आते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि एफआईआर सिस्टम जो लागू किया गया है, नगर निगम में एफआईआर, वो बहुत त्रुटिपूर्ण है। एफआईआर बनाया गया है खुली भूमि खाली प्लॉट के हिसाब से। अब पुराने शहर में रहने वाला व्यक्ति अगर अपना मकान तोड़कर बनाना चाहता है तो उसको भी उसी नियमों के तहत अनुमति लेना पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि उस नियम के कारण उसका पूरा मकान ही एफआईआर में जा रहा है, तो वो अनुमति निरस्त हो जाती है। अब लेकिन उसको तो बना कर रहना है, तो वो अवैध हो गया। कभी कभी क्या होता है कि लोगों ने उसका पालन न करके थोड़ा सा घर अपना आगे निकाल लिया। तो इस तरह के पुराने शहर की, मेरा जहाँ तक मानना है और सरकार से मेरा ये कहना भी है कि जो ये एफआईआर वाला नियम है, इसमें संशोधन होना चाहिए और आबादी बस्ती के हिसाब से इसको लागू करें, तो ये जो समस्या अवैध वाली है। सैफ अली जी, एक बात आपने कही कि ये जो बात है कि वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए, वर्ग विशेष को धमकाने के लिए, डर पैदा करने के लिए किया जा रहा है, और अब तक जो घटनाएं हुई हैं वर्ग विशेष के लोगों के घरों पर हुई हैं, लेकिन ज़्यादा हुई हैं। लेकिन यहाँ एक बात यदि हम देखें कि जिनके घर तोड़े गए हैं उनका किसी न किसी अपराध में नाम रहा होगा, तो एक वर्ग विशेष के लोगों का अपराध में, आरोपी में नाम भी तो ज़्यादा आया है फिर। नहीं, देखिए, अगर आप आंकड़े उठाएंगे तो सभी धर्म, सभी लोगों के लोग अपराध में शामिल होते हैं, लेकिन कार्रवाई एक धर्म विशेष के विरोध हो रही है। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो हमारे तो कानून विशेषज्ञ खड़े, मैं तो कानून जानता भी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, कितना बड़ा सा बड़ा अपराधी हो, अगर वो फरार भी है तो उसके लिए कुर्की का नियम है। अगर वो गिरफ्तार नहीं हो रहा तो उसके संपत्ति को कुर्क करने का नियम है। और कई मामलों में बड़े बड़े अपराधियों के विरुद्ध जो है मकानों को, संपत्तियों को राजसात किया गया है। राजसात करके जनहित के लिए उनका उपयोग किया गया है, लेकिन ध्वस्त करके एक तरह से हम अपने देश का ही नुकसान कर रहे हैं। संपत्ति हमारे देश की है, हम कह रहे हैं अगर ऐसा कुछ है तो जो राजसात वाला नियम है उसको आप लागू करें, लेकिन वो तमाम बड़े अपराधियों के खिलाफ लागू होता है। छोटे छोटे अपराधों में बिना किसी बात के, और एक तो जो आपने अभी बात कही वो एक फैशन बन गया है कि छोटी सी भी किसी से झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, एफआईआर की साहब इसका घर गिरा दिया जाए बुलडोजर से। तो ये एक आम धारणा बनती जा रही है जिसको रोकना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहूँगा कि ये जो पूरी परिचर्चा में बात सामने की वर्ग विशेष को टारगेट करने वाली बात आई है, और ये बात आई कि ये न्याय शास्त्र में कहीं बुलडोजर न्याय जैसा कोई शब्द नहीं है। इस सब के बावजूद में जिस तरह से राज्य सरकार, हालांकि जैसा कि उल्लेख किया योगेश कुमार सिंह जी ने कि अनुच्छेद 14 के तहत राज्य सरकारों को नीति निर्देशक तत्वों के तहत अधिकार दिए गए हैं, वो नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो अधिकार प्रदत्त किए गए हैं वो कानून बनाने को लेकर, कानून में संशोधन को लेकर, अपने राज्य में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए और कानूनों को लागू करने की बात कही गई। इन सब चीज़ों के बाद क्या राज्य सरकारों के पास और कोई विकल्प हो सकता है कि वो अपने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखें, शांति बहाल करें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस सब के पीछे जो है, जो बुलडोजर न्याय की बात हो रही है, इस सब के पीछे कहीं ना कहीं जो है त्वरित न्याय नहीं मिलने वाली भावना है। दरअसल क्या है कि लोगों को दिखाया जाए कि अपराधी प्रवृत्ति के खिलाफ जो है त्वरित न्याय कैसे हो। अब त्वरित न्याय देने के लिए हमारी न्याय व्यवस्था और हमारी सरकारें नाकाम रही हैं और किसी तरीके की कोई कोशिश नहीं की, और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और लोगों को अपने आप को कानून के प्रति ज़्यादा समर्पित दिखाने के लिए वो कहीं ना कहीं जो है कानून के अंदर दखलंदाजी कर रही है। वो जो न्याय प्रक्रिया है, जो आपराधिक न्याय की प्रक्रिया है, उसको कहीं ना कहीं स्थानीय निकायों के कानून के तहत जो है उसमें इंटरप्ट करने की कोशिश कर रही है। सही बात तो यह है। हम सब जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों में, ज़्यादा दूर नहीं जाए, हमारे भोपाल में ही इतने अवैध अतिक्रमण किए गए हैं, और अतिक्रमण करने के बाद बड़े बड़े रोड और बड़े बड़े स्थान जो है उनको विद्रूप कर दिया गया है। फिर जो है उसमें 5-7 साल, 10 साल, 20 साल जिसका कब्जा है
उसको पट्टा वहीं पर सरकार नहीं दे दिया है, और फिर पट्टा नहीं दिया तो कहीं और फ्लैट बना के दे दिया। तो एक तरफ तो उनको पोषित किया जा रहा है राजनीतिक लाभ के लिए, और दूसरी तरफ जो है अपने आप को त्वरित न्याय नहीं दे पाने की नाकामी को छुपाने के लिए और अपने आप को न्याय के प्रति समर्पित दिखाने के लिए इस तरीके की बात की जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हाँ, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सही बात तो यह है कि जो राष्ट्र की संपत्ति, जैसा सैफ भाई ने कहा कि हर संपत्ति, हर बिल्डिंग जो है उसमें हमारे पवित्र नदियों की रेत लगी हुई है, वो सीमेंट लगी हुई है, लोहा लगा हुआ है, सारा राष्ट्र की संपत्ति है। और कोई भी जब बिल्डिंग बनती है तो उसमें राष्ट्र की मूल संपत्ति तो राष्ट्र की है वो। तो यदि उसको किसी तरीके से वो कानून के दायरे में ऐसी आती है कि जो अवैध है, तो उसको सार्वजनिक हित में उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ इस तरह की जो त्वरित न्याय देने की जो प्रथा है उसकी नाकामी के का प्रतिरूप है, जिस कारण से ये बुलडोजर न्याय की बात कही जा रही है और निर्माण ध्वस्त करने की बात कही जा रही है। हालांकि जैसा कि अभी सैफ मलिक जी ने बताया कि कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें प्रक्रियाएं अलग अलग रही हैं, और जैसा कि अभी बात सामने के लिए एक भी मामला ऐसा सामने आता है कि जहां अवैध निर्माण नहीं था, वैध निर्माण गिराया, तो राज्य सरकार पर भी कार्रवाई हो सकती है। जोशी जी, आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि जस्टिस विश्वनाथन ने जो बात कही है कि बुलडोजर एक्शन पर कोई गाइडलाइन क्यों नहीं है, क्या इस तरह की प्रक्रिया पर किसी तरह की गाइडलाइन की आवश्यकता है, और है तो वो अब तक क्यों नहीं बनाई, और बिना गाइडलाइन के ये एक्शन क्यों? देखिए, गाइडलाइन तब ज़रूरत पड़ती है जब ये लगता है कि समय पर काम नहीं हो रहा है और प्रशासन अपने उचित तरीके से काम नहीं हो, तो प्रशासन को सही ढंग से गुड गवर्नेंस के लिए दिशा निर्देश बनाए जाते हैं। लेकिन ऑलरेडी जहाँ पर कानून होते हैं तो वो अपने आप में ही दिशा निर्देश होते हैं, लेकिन उनको और जस्टिफाई करने के लिए दिशा निर्देश बनाए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ये प्रकरण है बुलडोज़र एक्शन का या बुलडोज़र प्रशासन का, तो देखिए हमारे संविधान में 3 तरीके की व्यवस्थाएं दी गई हैं। न्यायपालिका है जो न्याय करती है, कार्यपालिका जो है वो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के हिसाब से कार्य करती है। तो न्यायपालिका अपने तरफ से स्पष्ट है, न्यायपालिका कह रही है कि कोई भी वैध निर्माण को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, न्यायपालिका का बिल्कुल कहना सही है कि व्यक्ति या आरोपी हो या अपराधी हो तो भी वैध निर्माण को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। अब आती है बात है कार्यपालिका की। इसमें जो कार्यपालिका अपना काम कर रही है वो कर रही है बुलडोजर एक्शन। कार्यपालिका अपने अधिकारों का और कानूनों का इस्तेमाल करते हुए जहां पर अवैध निर्माण किसी आरोपी व्यक्ति के द्वारा किया गया है उसे संज्ञान में लेने के बाद उसे तोड़ रही है। तो यही तुषार मेहता जी ने भी कहा है। देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति, आप उदाहरण के तौर पर समझिए कि एक किसी भी धर्म और जाति का एक आरोपी अवैध मकान बनाकर वहां पर एक आपराधिक कृत्य कर रहा है, कोई हथियार रख रहा है, वहां पर किसी महिला के ऊपर अत्याचार कर रहा है उस अवैध मकान पे, तो क्यों नहीं प्रशासन उस अवैध मकान को जहां पर आपराधिक कृत्य चल रहा है बुलडोजर एक्शन करके ध्वस्त कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि डायनामाइट से उसको उड़ा दो। यदि वहां पर अवैध भवन में आपराधिक कृत्य हो रहा है और साबित होता है कि अवैध भवन है, तो बुलडोजर तो नहीं, मैं तो डायनामाइट एक्शन का समर्थन करता हूं, क्योंकि अवैध निर्माण पर फिर आपको इस तरीके का, देखिए, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। ठीक है, यदि आरोपी अवैध मकान का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद अपराधों पर अंकुश लग जाएगा जी, इसके बाद अपराधों पर अंकुश लग जाएगा। नहीं, ये मैं फिर आपको बात साफ कर रहा हूं कि न्यायपालिका अपना काम करती है, ये प्रशासनिक कार्य है। कि अवैध निर्माण का दुरुपयोग आपराधिक कार्य के लिए यदि हो रहा है तो उसे प्रशासन को, कार्यपालिका को कड़ाई से उस पर पालन करना चाहिए। म्युनिसिपल, और यदि किसी अवैध निर्माण का प्रयोग आपराधिक कृत्य में नहीं हो रहा तो वो सही है? नहीं, उसी के लिए तो दिशा निर्देश आने वाले हैं। जी। उसी के लिए दिशा निर्देश आने वाले हैं, क्योंकि अवैध निर्माण बनाकर आपराधिक कार्यों की संभावना ज्यादा होती है। अवैध निर्माण ना हो देश में, एक व्यवस्थित प्रशासन हो, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट हमेशा से
महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न होता था, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन बनाई। आज 2013 में उसके बाद उसमें कानून बन गया। तो ऐसे बहुत से मामले होते हैं जब कानून, स्पष्ट कानून नहीं सामने आता है, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट एक दिशा निर्देश बनाता है, उसके बाद एक कड़ा कानून बनकर सामने आता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि यह दिशा निर्देश 17 तारीख को आने के बाद से अवैध निर्माणों पे बुलडोजर नहीं, मेरा तो कहना है डायनामाइट लगना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से आपने कहा कि आप डायनामाइट एक्शन का सपोर्ट करते हैं, आदित्य जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, भगवान राम जी का उदाहरण दिया जो उनने समुद्र के प्रति कोप करके कहा था। तो इस संबंध में मेरा इसमें एक विचार ये है कि जो है एक ही माँ के 2 बच्चे थे, रावण और विभीषण। ठीक है, तो राम ने रावण को सजा देने के लिए ना तो लंका को पूरी तरह से नष्ट करके आए, बल्कि विभीषण का वहां पे राज तिलक करके आए। भगवान राम की जो प्रवृत्ति जो है वो कोप करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति कभी भी नहीं रही। वो केवल अपराध की शांति चाहते थे, अपराधी की शांति चाहते थे। संपत्तियों का विनष्टीकरण भगवान राम ने कभी नहीं किया। उन्होंने जो है लंका को जैसी की तैसी जो है वो विभीषण को सौंप के आए, उनका राज तिलक करके आए। तो हनुमान जी का लंका जलाना क्या संदेश? हनुमान जी ने लंका, ये राम की बात है, हनुमान जी की बात नहीं है। हनुमान जी ने जिस तरीके से किया वो हनुमान जी की बात है, लेकिन यहाँ राम जी की बात है ना। राम जी का यदि उदाहरण दिया जाता है तो राम जी के संपूर्ण चरित्र और कृतित्व के बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, यहाँ आपने जिक्र किया जैसे कि विभांशु जी ने कहा कि बोले राम सकुप्ता, आपने कहा कि उन्होंने संपत्ति का विनिष्टीकरण नहीं किया है, उन्होंने वानर और भालुओं का साथ लिया, उनको संगठित किया। और यहाँ हम जो है वो लोगों में भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रताड़ित करके ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अलग हो, हम अलग। जी, मैं भी अभी आपको इनका जवाब देना चाहूंगा। जी विभांशु जी, बिल्कुल। देखिए, बोले राम सकोपता भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए कड़े कानून की आवश्यकता है कि जो लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं उनका भवन तोड़ा जाएगा, एक कड़े नियम बनाए जाएंगे। मेरा कहना स्पष्ट है। मेरे साथी यदि ये चाहते हैं कि वो अवैध निर्माण का समर्थन करते हैं तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अवैध निर्माण को रोकने के लिए बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा। अवैध निर्माण को रोकने के लिए जाति का व्यक्ति यदि स्थानीय प्रशासन के अधिकारी हर मोहल्ले में होते हैं, वो अपनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? निर्माण हो कैसे जाता है? जब अवैध निर्माण को रोकने में सरकार और उसका अमला अक्षम है, तो कार्रवाई किसी और को करके दिखाने की क्या संदेश देने की? सही कहा कि ये तब भी हो सकता है जब निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सरकार की आंखों से स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर प्रशासन, राज्य शासन की नज़र से कुछ छुपा हुआ रहता हो। जहाँ जो कुछ हो रहा है हर घटना की जानकारी होती है, और यदि निर्माण अवैध हो रहा है तो निर्माण होते समय उस पर कार्रवाई हो जाना चाहिए। रेखा जैन जी, यहाँ एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से चर्चा हुई क्रोध की कि यहाँ क्रोध आक्रोशित करना है, दूसरी तरफ एक बात हुई है ब्रेक में जाने से पहले जिस तरह से उपाध्याय जी ने जो बात कही थी कि ये त्वरित न्याय ना दे पाने की वो जो जिज्ञासा है या वो पिपासा जो है, अक्षमता है, उसकी प्रतिकृति है कि उस स्वरूप में ये बात सामने आती है कि यहाँ पर ये बुलडोजर चला दिया जाता है और त्वरित न्याय दिलाने का आश्वासन दिया जाता है कि ये आरोपी हुआ, उसका नाम आया इस अपराध में, उस पर आरोप लगा और यहाँ कार्रवाई कर दी गई। तो क्या इसके लिए कानूनी प्रक्रिया है कि वहाँ कोई आरोप लगा, कोई धारा लगी, उस पर सुनवाई होगी, वो धारा कितनी उचित है, उस धारा में कितने वर्ष का दंड का कारावास का प्रावधान है, ये तो न्याय की प्रक्रिया है। तो राज्य शासन क्या न्यायपालिका का काम कर रही है? बिल्कुल, इसमें कुछ मैटर ऐसे हैं जिसमें कि कहा जा सकता है जो बुलडोजर का मामला है, वैसे तो ज़्यादातर सारे मसले कोर्ट के थ्रू निपटाए जाते हैं और कानून में ही रह के उसको सॉल्यूशन किया जाता है। पर कुछ मामले ऐसे होते हैं जो संदिग्ध कह सकते हैं या जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि एक अपन कह सकते हैं महिला और बच्चियों से संबंधित जो केसेस आते हैं, इनके लिए तो बुलडोजर का जो मामला है वो है, ये बिल्कुल सही है। इसमें त्वरित न्याय होना चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया है कि आप किसी के साथ जोर जबरदस्ती करें या उसके साथ खिलवाड़ करें। ये जघन्य अपराध है। इस कंडीशन में तो मतलब बुलडोजर का चलना बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें न्याय, जैसे एक निर्भया कांड में काफी टाइम हुआ है कि बुलडोजर से न्याय किया जाना चाहिए। बात तो सुनिए, आप कानून में
नहीं, एक बात सुनिए, जरूरी नहीं कि हर बात को हम जैसे कानून में ले जा रहे हैं, वो अपनी जगह है। हाँ। बट हम उस जो महिला का प्रताड़ित हुई है, उल्टी हुई है उसके साथ, उसका जान से गया है, उसके पूरे परिवार तो जीते जी मर गए ना। उसके लिए तो प्रावधान है ना। मध्य प्रदेश वो पहला राज्य है जहां पर एक विशेष प्रावधान आया था, एक दिन के लिए विशेष सत्र आहूत किया गया था कि कम आयु अवस्था की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले को फांसी की सजा दी जाएगी। मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये विधेयक पारित किया गया था, पूरे देश में लागू किया गया है। तो यहाँ जिस व्यक्ति ने किया है उसके परिवार को दंडित करने का प्रावधान है क्या कानून में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट कुछ कंडीशन ऐसी हुई उसमें करना पड़ा है। जरूरी नहीं कि हम पर्टिकुलर किसी बंदे को या किसी जाति समुदाय को लेके बात करें बुलडोजर के मामले में। नहीं, मैं किसी धर्म संप्रदाय की या किसी जाति वर्ग विशेष की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल कानून की बात कर रहा हूँ। जी, कानून में ऐसा नहीं है कि आप किसी के मकान को या बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाए, ये तो गलत है। ठीक है, सैफ मलिक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? कहना चाह रहा था कि हमारी बहन जैसा कह रही थी त्वरित न्याय वाली बात, तो उसकी मिसाल अभी ममता बनर्जी ने पेश की है। एक बिल लाई है 10 दिन के अंदर आपको ट्रायल करके सजा देने का, तो जरूरी है कि बुलडोजर ही चलाया जाए। सारे देश में ऐसा कानून बनाइए फास्ट ट्रैक का और जल्दी से जल्दी उनको सजा दीजिए ताकि उनको सजा मिल सके। लेकिन जिस तरह हमारी बहन ने कहा कि नहीं साहब बुलडोजर चला के न्याय देना चाहिए, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। कानूनों को कड़ा बनाए। ममता बनर्जी का कानून पेंडिंग में क्यों डाल रखा है ये बताइए। हर जगह राजनीति हावी है, हर जगह राजनीति हावी है। अगर कुछ इस तरह के काम मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ कानून बनाया गया फास्ट ट्रैक को, लेकिन उसको अमल में इस तरह नहीं लाया गया जिस तरह लाया जाना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि कानून बनाए और कड़े बनाए। अभी हमारे जोशी जी ने एक बात कही थी, तो नगर निगम के एक्ट में धाराएं हैं, जिन धाराओं के तहत नोटिस दिया जाता है और उसमें उनको वक्त दिया जाता है 7 दिन का। पहले नोटिस पे उनसे कागज मांगे जाते हैं, अगर वो नहीं उपलब्ध कराते तो दूसरा नोटिस तोड़ने का फिर दिया जाता है। और तोड़ा भी सिर्फ उतना हिस्सा जाता है जो कि अवैध है। तो ये नियम और गाइडलाइंस तो बनी हुई है ऑलरेडी पहले से, लेकिन पालन उसका सही से नहीं हो पा रहा है। देखो, मेरा कहना है बुलडोजर के मामले में इस सिर्फ एक मुद्दे पे मेरा कहना था कि जैसे कि अभी बंगाल में हुआ था, उस डॉक्टर के साथ जो इतना शर्मनाक काम किया था, उन मुलजिमों को और उनके घर को ध्वस्त कर देना चाहिए। मेरा सिर्फ उस टॉपिक पे है, बाकी तो जो कानूनी प्रोसेस वो तो चलेगा ही चलेगा, जो लीगल है वो हम मानते हैं उस बात को और उसी का पालन करते हैं, सभी लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, आपने जिस तरह से रेखा जैन जी ने कहा कि यदि इस तरह का कोई कृत्य करता है उस पर इस तरह की कार्रवाई होती है तो वो जायज ठहराई जा सकती है। यही प्रश्न लेकर आपके पास क्या ये कार्रवाई जायज? पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 14 में जो अधिकार दिए जाते हैं राज्य सरकार को, यदि राज्य सरकार ऐसी कोई कार्रवाई किसी अपराधी के विरुद्ध या किसी आरोपी के विरुद्ध करने जा रही है तो क्या राज्य सरकार को, जिला प्रशासन को न्यायालय से अनुमति लेना चाहिए? मेरा सवाल आपसे सीधा ही है। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता दीदी जी, आज की तिथि में मुझे ऐसा लगता है कि उनको तुष्टीकरण के अलावा कुछ न दिखाई देता है न समझ में आता है, और यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गया है। ये 10 दिन के अंदर किसी को फांसी देना है, जुडिशरी न्यायपालिका में गाइडलाइन बनेगा या उसमें सुधार होगा, वो न्यायिक विशेषज्ञ बताएंगे या बनाया जाएगा। सरकार मकानात ध्वस्त कर रही हैं जो अवैध हैं, ये चीज़ को गौर कीजिए। और ममता दीदी ये कह रही हैं कि 10 दिन के अंदर फांसी दे दी जाए, इनोसेंट को फांसी दे दीजिए। कोई इनोसेंट पर्सन हो, ममता दीदी या ममता बनर्जी ये कैसे 10 दिन में कब बोल रही हैं कि इन्वेस्टिगेशन होगा? पुलिस कोई मशीन है? इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो लोग हैं वो कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे? बयानात कैसे होंगे? कैसे उस पर तर्क वितर्क होगा? क्या चाह रही हैं वो? क्या ये वाला देश है जहाँ पे चोरी करने पे हाथ काट दिया जाए, बलात्कार करने पे सर काट दिया जाए? नहीं। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टी बुलडोजर वाली जहाँ तक बात आई है जी, थोड़ा पीछे जाएं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई मर्तबा 10 साल पहले जाए ना, मोदी सरकार जी के पहले जाए, कई बार स्वयं कहा है कि जो जमीन है इस देश की, जैसे चरनोई भूमि हो गई, तालाब की भूमि हो गई, शहरों के अंदर जो है उसके लिए ग्राम निवेश अधिनियम बने हुए हैं, वो सारी चीजें बनी, उस पर फोकस किया जाए। ये लोग उस फाइल को दबा देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। आज केवल उस फाइलों, अब जहां तक एक हमारे साथी ने कहा कि एक वर्ग विशेष के लिए ऐसा किया जा रहा है, इस पे मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता जी, और न कर पाऊंगा। क्योंकि कारण क्या है कि ये तो इस पर डिपेंड करता है कि अपराधी
पहले तो अपराधी जो है उसकी कोई जाति धर्म होती नहीं है। ठीक है। अपराधी को यदि ये कहें कि वो हिंदू है मुस्लिम है, व्यक्तिगत तौर पे मैं बिल्कुल नहीं मानता। अगर जहाँ वो अपराधी हो गया वहाँ वो मुसलमान नहीं हो सकता, मैं ये मान के चलता हूँ। और उसके बाद यदि उसके घर को तोड़ा जाता है और उसके घर में जो उसके अब्बा है, अम्मी है, सिस्टर है, ब्रदर है, बच्चे हैं, उनको प्रॉब्लम होना ये अमानवीयता है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यही बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि इस पर गाइडलाइन होना चाहिए, और ये कितना सही है कि एक व्यक्ति के किए गए अपराध की सजा उसके पूरे परिवार को देना। आपने कहा कि निर्दोष को दंड देने का विधान भारत में नहीं, और आपने जो बात कही है कि क्या ये वो देश है कि जहां पर चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं। हालांकि सवाल उठाए हैं, बात वही कि 10 दिन में फांसी देने के प्रावधान की बात आई है, कड़े कानून की बात आई है, कड़े कानून और भी राज्यों में बने अन्य चीज़ों के लिए। यहाँ दूसरे देश भी ऐसे हैं, और दूसरे देशों का उदाहरण है कि जहाँ पर 24 घंटे में दुष्कर्म के आरोपी को, दुष्कर्म के अपराधी को 24 घंटे में फांसी की सजा देने का प्रावधान है। कहीं पर है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के 10 मिनट के भीतर यदि वो मेडिकल रिपोर्ट में इस बात को प्रमाणित हो जाता है कि वो व्यक्ति दुष्कर्मी है, तो 10 मिनट के अंदर उसको मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। ऐसे भी प्रावधान है कुछ देशों में, लेकिन हम भारत के लोग हैं और भारत का जो संविधान है वो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, और हमारे अधिकारों के संरक्षक माननीय सुप्रीम कोर्ट हैं। चर्चा बहुत सारी बातें आई हैं, वर्ग विशेष की बात आई है, कड़े कानूनों की बात आई है, और नीरज तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं पूरी चर्चा पर अंतिम प्रतिक्रिया के लिए कि क्या वास्तव में अब इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है या फिर इस तरह की घटनाएं और बढ़ानी चाहिए? जी सूरज जी, जिस तरीके से हम लोग की चर्चाएं अभी हुई, सभी संदर्भ में देखा गया कि अवैध निर्माण पे चर्चा हो गई, हम डायनामाइट तक पहुंच गए, अभी तक बुलडोजर से डायनामाइट तक पहुंच गए हैं कि अभी तक तो छज्जे गिराए जा रहे थे, पूरे घर गिराए जाने की चर्चा हो गई हम लोगों के यहाँ। लेकिन एक चर्चा बहुत अच्छी निकल के आई कि बार बार कहा गया वर्ग विशेष। अभी हमारे साथी ने कहा कि जो अपराधी है उसकी न कोई जाति होती न कोई धर्म होता है, इससे मैं भी सहमत हूँ। यदि अपराधी है तो अपराधी है। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की गई थी कि जो अवैध निर्माण था, जिसके अवैध निर्माण है उन्हीं के घर गिराए जा रहे हैं। अरे शिवराज सिंह चौहान जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने ही तो अवैध कॉलोनियों को वैध कॉलोनी घोषित की लास्ट में जाते जाते। क्यों घोषित कर दिया भाई? पूरा कॉलोनी साफ कर देते ना। बोल देते हम बना के देंगे, या तो आप लोग पैसा मिलाओ, हम बना के देंगे, वैध करके देंगे, कर देते आप। क्या हमेशा जब डराने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है तो डरा लेने दो सरकार को जिसकी आ रही है कि भैया तुमने अपराध किया, हम तुम्हारा घर तोड़ देंगे। यही डरा रहे हैं। तो ये हकीकत में देखा जाए उचित है। हकीकत में देखा जाए, एक मिनट, हकीकत में देखा जाए तो पूरा घर किसी का नहीं गिराया गया है। कहीं किसी का छज्जा तोड़ दिया गया, किसी का थोड़ा सा हिस्सा तोड़ा गया होगा, केवल और केवल डराने के लिए। ये 20 एकड़ की हवेली छतरपुर में तोड़ी गई। जहां कुछ ऐसी स्थितियां पड़ी है वहां पर पूरी तरीके से तोड़ा गया है। आप कहेंगे फिर तो प्रयागराज में पूरा तोड़ दिया गया उनका। वैसे तो हम देख के आए उस जगह को, बहुत से घर उनके पूरे तरीके से तोड़ दिए गए थे, कहीं थोड़े थोड़े तोड़े गए थे। लेकिन जो आपका प्रश्न था, आपका जो प्रश्न था, उससे मैं भी पूरी तरीके से सहमत हूं कि जिसने अपराध किया है उसकी पूरी जांच हो जानी चाहिए। उसके बाद जो दंड दिया जाए, उचित दंड तो देगी। उचित दंड जो भी हो, चाहे घर गिराने का हो, चाहे फांसी देने का हो, जो भी दंड हो उसको स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल सही है कि जी जी सर कि जो बात अवैध की चल रही है उसमें एक नियम और भी है नगर निगम का कि अगर कहीं इस तरह का कोई निर्माण हुआ है तो उसका 30% निर्माण को वैध कर सकता है नगर निगम, उसका पेनल्टी भर के। तो वैध कराना तो कुछ केसेस में नहीं, जैसे मकान बना, हम पूरे भवन की बात नहीं कर रहे, कोई मकान बनता है और उसका कुछ हिस्सा अगर परमिशन से हटकर बना है तो उसको 30% तक का प्रावधान उसमें है। तो कुछ मामलों में उसको भी, उस पर भी पालन किया जा सकता है। ठीक है, रेखा जी कुछ कह रही थी, कम शब्दों में बात रखें। जैसे कि अभी बताया कि 30%, बट अगर वो जमीन अगर गवर्नमेंट की है तो आप 30% पेनल्टी ले सकते हैं, पर किसी पर्टिकुलर बंदे का है तो आप उससे क्या कर सकते हैं? वो नहीं देना चाह रहा अपना जमीन, तो फिर आप क्या करें? निर्माण की बात हालत है तो उसमें 30% तक उसको लीगलाइज किया जा सकता है। चलिए ठीक है, बहुत सारी बातें निकल के सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात पर चिंता जाहिर की है कि ये बुलडोजर न्याय कितना उचित है और ये प्रणाली कितनी उचित है, यदि इसका अगला स्वरूप यदि भयावह हो गया। हालांकि ये भी बात भी आई है कि निर्माण अवैध है तो डायनामाइट लगा के उड़ा दो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो अवैध निर्माण का संरक्षण नहीं कर रहे, ना उसके पक्षधर हैं। लेकिन बुलडोजर न्याय की जो बात आई है कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चला देना, यदि वो अवैध है तो ठीक है, लेकिन यदि वो अवैध है तो उसके परिवार को प्रताड़ित करना कितना उचित है, इस पर सुप्रीम
कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं और अब देखना होगा कि 17 सितंबर को जो सुनवाई होगी उसमें क्या निर्णय आता है सामने सुप्रीम कोर्ट का और फिर किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं राज्य सरकारों के लिए। ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे आप सभी मेहमानों का, विभांशु जोशी जी, सैफ मलिक जी, रेखा जैन जी, आदित्यनारायण उपाध्याय जी और नीरज तिवारी जी, साथ ही जोगेश कुमार सिंह जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की चिंता की और वो जायज़ भी है। अब देखना दिलचस्प है कि इस मामले में आगे और क्या क्या स्थितियां हमें देखने मिलेंगी। कल फिर ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।